Hey guys, welcome to the channel. Let's do something. Today we will discuss CTET 2011 paper part 5 English. First of all, here is a paragraph. You can read it by pausing the video. I will only discuss the questions. So, ये हमारा पहला क्वेश्चन है. द स्कीम अकॉर्डिंग टू द ओल्ड मैन वॉज यूजफुल बिकॉज. आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ये जो लाइन्स हैं ये किस ओर दर्शा रही हैं. तो हम इसके ऑप्शंस पढ़ेंगे. इट वॉज एक्सलेंट फीडबैक फॉर द टीचर, प्रिंसिपल एंड स्कूल. ही वॉज स्लाइटली सेंट्रिक. इट वॉज मीन टू ह्यूमिलिएट द टीचर. इट वॉज मीन टू गिव पावर टू द टीचर. इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा. जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो 11-12 वाली लाइन्स है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका आंसर ए है. नेक्स्ट, पैट स्कीम्स इन लाइन फर्स्ट रेफर्स टू. पैट स्कीम से क्या रेफर करता है? इसके ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन डी, ए मेथड ही वॉज एडवोकेटेड, ये बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड मैन रेफर्स टू. अब यहाँ पे ओल्ड मैन इस पैराग्राफ में किसको रेफ़र किया गया है? अब अगर आप इसके पैराग्राफ पर जाएंगे तो आपको इसके सेकंड पैराग्राफ पे मिलेगा मिस्टर फ्लोरियन. ये इसका करेक्ट आंसर. द ओल्ड मैन रेफर्स टू द हेड मास्टर कॉल्ड मिस्टर फ्लोरियन. नेक्स्ट, द एडवांटेजेस ऑफ द स्कीम वर मैनी. पिक आउट द डिसएडवांटेज फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो. अब इसमें से एक डिसएडवांटेज निकालनी है जो कि इस पैराग्राफ में से ही सोच करके तब निकालनी है. तो इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा. समटाइम्स डिफ्लेटिंग टू दी टीचर्स ईगो. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सैक्रेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हेडमास्टर मीन्स. इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब है ऑप्शन ए, दैट इवन ही वॉज नॉट अबव द स्कीम ही एडवोकेटेड फॉर स्टूडेंट्स. ये सब कुछ आपको जब पैराग्राफ पढ़ेंगे आपको बहुत ईजीली मिल जाएगा, लेकिन आप इसके लिए पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ें. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूक एज अ वर्ब मीन्स टू टॉलरेट. इन पैरा फर्स्ट एज अ नाउन इट मीन्स. पैरा फर्स्ट में हमें ब्रूक वर्ड दिया हुआ है. अगर हम उसको वर्ब की फॉर्म में देखें तो उसका मतलब होता है टू टॉलरेट, बट एज अ नाउन इसका क्या मतलब होगा? इसका आंसर होगा स्ट्रीम. इस आंसर को पता होने के लिए आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर वर्ब की फॉर्म में यूज़ हो रहा है और कहाँ पर नाउन की फॉर्म में. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अब हमें एक और पैराग्राफ दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ लें. मैंने पैराग्राफ पहले से ही पढ़ा हुआ है इसीलिए मुझे पता है कि किसका क्या आंसर होगा. आवर क्वेश्चन इज, करुणा वर्मा इज़ बिविल्डर्ड एट. अब जो करुणा वर्मा है इस पैराग्राफ की करेक्टर, वो किससे बिविल्डर्ड है? इसका ऑप्शन होगा, पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपब्रिंगिंग अप अ डॉटर इन अ बिग सिटी. नहीं, ऐसा नहीं है इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग. हर मदर्स एबिलिटी टू कंबाइन हर करियर विद हाउस होल्ड वर्क. ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है. इसमें हमें और कोई ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. मैं आपको दिखा देती हूँ फिर भी अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो. देखिए पहली लाइन लिखी हुई है जिसमें बिविल्डर्ड वर्ड यूज़ हुआ है. अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे. आई डोंट नो हाउ शी डिड इट, शी सेज अबाउट हर मदर रेनू चोपड़ा. क्योंकि उसकी जो मदर थी इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग वो हाउस होल्ड वर्क और आउटसाइडर वर्क एक साथ बहुत अच्छे से करती थी, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा. नेक्स्ट, पेरेंट्स वर्किंग इन सिंक मीन्स. इसका मतलब क्या होता है? पेरेंट्स हैविंग स्पेस्ड ऑफिस आवर्स एंड शेयरिंग हाउस होल्ड वर्क. ऑप्शन बी. करुणा टू वांटेड टू डू द बैलेंसिंग एक्ट. इन दिस सेंटेंस द टर्म बैलेंसिंग एक्ट इम्प्लाइज. इसमें बैलेंसिंग एक्ट से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए मदर्स एबिलिटी टू लुक आफ्टर हर चाइल्ड विदाउट क्विटिंग हर जॉब. कि एक मदर जो है अपने बच्चे को भी देखे और अपनी जॉब पर भी अच्छे से ध्यान दे सके. नेक्स्ट है, एज शी वॉज लिविंग विद हर हस्बैंड इन अंधेरी मुंबई अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज. इन दिस सेंटेंस देयर फैमिलीज रेफर्स टू. अब इसका आंसर अगर आप पढ़ेंगे पैराग्राफ में तो प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ है कि उसकी जो फैमिली थी वो कहाँ पर रहती थी. तो अब हमें इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा. फैमिलीज ऑफ फ्रेंड इन अंधेरी मुंबई नहीं.
उसके पेरेंट्स क्यों रहेंगे किसी फ्रेंड्स के यहाँ पे। करुणाज पेरेंट्स एंड इन लॉज, बिल्कुल इसमें करुणा के पेरेंट्स और इन लॉज के बारे में बात की गई है कि उनके वो जो लोग हैं वो किससे दूर रहते थे। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, करुणाज पेरेंट्स एंड हर हस्बैंड्स पेरेंट्स प्रोबेबली लिव्ड, वो कहाँ पर रहते थे। इसमें भी सेम है कि हमें पढ़कर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या सही होगा। मुंबई में तो नहीं रहते थे, ना ही करुणा और उसके हस्बैंड के साथ रहते थे। अंधेरी में भी नहीं रहते थे, अंधेरी में तो करुणा और उसके हस्बैंड रहते थे। तो इसका आंसर होगा डी, इन सम अदर सिटी। करुणा डिसाइडेड टू क्विट हर जॉब बिकॉज, करुणा ने अपनी जॉब को छोड़ने का फैसला क्यों किया था। अब आप इसको पढ़ेंगे पैराग्राफ को तो बहुत इजीली पता चल जाएगा। ये तो बहुत मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है। शी डिड नॉट वॉन्ट हर डॉटर टू स्पेंड हर अर्ली ईयर्स विद अ मेड, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही होगा। इट वॉज आयरनिकल दैट करुणाज मदर शुड एडवाइज हर टू क्विट हर जॉब एंड स्टे एट होम बिकॉज, इसका आंसर क्या होगा बी, करुणाज मदर हर सेल्फ हैड नॉट क्विट हर जॉब टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन एज शी एनकरेज्ड इंडिपेंडेंस ऑफ वीमेन। जब आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसका इजीली बहुत क्वेश्चन आप ढूंढ सकते हैं। जब आप पैराग्राफ पढ़ें तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। एक लाइन को भले ही आपको 2 बार पढ़ना पड़े, लेकिन उसको समझकर तभी पढ़ें। फिर आपको दोबारा से पैरा की तरफ भी नहीं जाना पड़ेगा क्वेश्चन को ढूंढने के लिए। नेक्स्ट है, आफ्टर करुणा क्विट हर जॉब, जब करुणा ने अपनी जॉब को छोड़ दिया था। शी हैड नो टाइम फॉर हर सेल्फ एज अवनी नीडेड ऑल हर अटेंशन एंड वर्क। जो अवनी है उसकी बेटी, उसके लिए उसकी अटेंशन और केयर में उसका टाइम निकल जाता, तो उसके पास खुद के लिए कोई टाइम नहीं था। आई हैव नो टाइम फॉर माई सेल्फ सेज करुणा। इस सेंटेंस को हमें रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, थर्ड पर्सन में चेंज करना। तो थर्ड पर्सन में इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले ध्यान देना है आपको कि थर्ड पर्सन में जब हम चेंज करते हैं किसी सेंटेंस को तो सैड वर्ड का यूज़ करते हैं। तो अब हम इसके ऑप्शंस में पहले ढूंढ लेंगे कि सैड किस किस में लिखा हुआ है। इसमें हम देखेंगे तो ए और डी में है सैड वर्ड। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे। करुणा सैड दैट शी हैड नो टाइम फॉर हर सेल्फ, ये बिल्कुल सही है। करुणा सैड दैट शी हैड नो टाइम फॉर माई सेल्फ, जब हम थर्ड पर्सन यूज़ करें तो उसमें माई सेल्फ वर्ड यूज़ नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अब हमारे पैराग्राफ और उसके क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। अब हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे। रेमेडियल टीचिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स, रेमेडियल टीचिंग आप सब ने पढ़ा ही होगा, तो उसका क्या मतलब उसका क्या पार्ट होता है, उसमें हम पढ़ते हैं कि डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग। रेमेडियल टीचिंग कब होती है, पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं कि किसी भी लर्नर को क्या प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, और फिर उसके बाद जो लर्निंग गैप्स हैं उनको फिल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैल्यू एसोसिएटेड विद एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक इंक्लूसिव क्लासरूम में कौन सी एक वैल्यू बढ़ती है। कंपटीशन नहीं, क्योंकि हमेशा ही कंपटीशन लर्निंग को बढ़ावा नहीं देता है। एनवी बिल्कुल नहीं, सिंपैथी नहीं, कोलैबोरेशन ये बिल्कुल सही है। एक क्लासरूम के अंदर जब बच्चे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके पढ़ेंगे तो स्टडीज़ बहुत अच्छी होंगी और टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस इंटरेस्टिंग भी होगी, इसीलिए इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल्स इज़ टू, अब मैकेनिकल ड्रिल के बारे में बात की गई है, तो अब हम इसमें ऑप्शंस पर जाते हैं। स्ट्रेंथन द रोल लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द लर्नर्स, ये कुछ सही हो सकता है बट प्रॉपरली सही नहीं है अकॉर्डिंग टू द मैकेनिकल ड्रिल्स। एनकरेज क्रिएटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज एमंग द लर्नर, ये सही है। इम्प्रूव द फ्लुएंसी ऑफ द लर्नर, अब कुछ लोग सोचेंगे जिन्होंने मैकेनिकल ड्रिल नहीं पढ़ा होगा कि मैकेनिकल है तो कुछ थोड़ा स्पीड के बारे में होगा, तो फ्लुएंसी वर्ड देख करके सोचेंगे कि फ्लुएंसी ऑफ द लर्नर सही होगा, बट नहीं, इसके लिए आपको अच्छे से नॉलेज होनी ज़रूरी है और तभी आपको पता चलेगा कि ऑप्शन 20 में सही है कि एनकरेज क्रिएटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज अमंग द लर्नर, यही एक एम होता है मैकेनिकल ड्रिल का।
लर्नर्स आर इन्वॉल्व इन इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, पेयर वर्क, ग्रुप वर्क एंड होल क्लास वर्क बिकॉज दीज। अब इसमें पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, पेयर वर्क, ग्रुप वर्क ये किस चीज़ को बढ़ावा देती है। अब इसके ऑप्शन है प्रोवाइड द लर्नर्स अपॉर्चुनिटीज़ टू रिलैक्स इन द क्लासरूम, नहीं है। हैव द सोल एम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वेराइटी इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, ये कुछ सही हो सकता है बट प्रॉपरली सही नहीं है, इसलिए हम इस पर सिर्फ टिक लगा लेते हैं। enable the already overworked teacher to preserve her energy, thereby becoming more efficient, नहीं। afford the learners opportunities to use the language in a focused manner for real life interaction, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका एम ही यही होता है कि वो रियल लाइफ इंटरेक्शन में अच्छे से जो लर्नर्स हैं अपने आप को साबित कर सके, इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, अब इसमें हमें 4 स्टेटमेंट हैं और कौन सा ट्रू है वो निकालना है, तो हम एक एक करके पहले चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर असेसमेंट, नहीं। फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग अ लेसन, हाँ थोड़ा ठीक है बट प्रॉपरली नहीं। वाइल ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग, सम आर यूज फॉर असेसमेंट टू, हाँ ये बात सही है। फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प अस टू ग्रेड स्टूडेंट्स इनटू गुड, एवरेज एंड पुअर, ये तो बिल्कुल नहीं है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। व्हेन यंग लर्नर्स सीम टू लूज इंटरेस्ट इन अ लेसन द टीचर शुड, टीचर को ऐसे में क्या करना चाहिए। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, बिल्कुल सही। आस्क देम टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम, ये बिल्कुल गलत तरीका होगा। अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे इस तरीके से खेलने के आदी हो जाएंगे और किसी भी चैप्टर में किसी भी लेसन में अपना ध्यान नहीं देंगे। आस्क देम टू स्लीप फॉर अ वाइल, नहीं, इसका ऑप्शन ए ही सही होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर बच्चों को हम स्टोरी सुनाएं तो उनका जो ध्यान है वो उस स्टोरी की तरफ जाएगा, फिर वो उससे कुछ ना कुछ इमेजिनेशन करेंगे, कुछ क्रिएटिव सोचेंगे, इसलिए हमेशा एक स्टोरी का जो सहारा होता है वो सबसे अच्छा होता है किसी भी लेसन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, या फिर बच्चों का जो बोर्डम है उनको हटाने के लिए, या फिर किसी चैप्टर की तरफ बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसको वापस से लाने के लिए, इसलिए इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ इंक्लूडेड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एज वन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन बिकॉज, इसमें ऑप्शन हैं इट नर्चर्स द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड, इसका ऑप्शन ए ही सही है, इसलिए हमें बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो 2009 का एक्ट है उसमें यही बात लिखी हुई है कि फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल सभी डेवलपमेंट करना एक लर्नर के, एक चाइल्ड के। टीचर्स डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर्स डायरेक्टली बिकॉज, अब जो टीचर्स हैं वो लर्नर्स को डायरेक्टली किसी न्यू वर्ड का मीनिंग क्यों नहीं बताते, हमें ये जानना है कि क्यों नहीं बताते। इसमें ऑप्शन ए है लर्नर्स डू नॉट लाइक टू बी गिवन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, नहीं, बच्चों को तो दे देंगे तो वो तो ले ही लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए ये तो नहीं है सही। इट प्रिवेंट्स लर्नर फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे अब कोई नया वर्ड मिला है उसको ढूंढने की हर एक कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, लर्नर्स ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, हर एक वर्ड का बच्चों को मीनिंग पता हो ये ज़रूरी नहीं है, और हर एक बच्चे को पता हो ये भी ज़रूरी नहीं है। वोकैबुलरी विल नॉट बी एनरिच्ड, नहीं, ये ऑप्शन भी सही नहीं है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग, नॉन फॉर्मल लर्निंग का इंस्टेंस ढूंढना, इसमें आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो इजीली आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, करस्पॉन्डेंस लेसन के थ्रू। ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प्स इन डेवलपिंग, ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क किस लिए डेवलप, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, क्या चीज़ डेवलप करने में हेल्प करते हैं। अब आप इसमें ऑप्शंस पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आप देख लेंगे कि कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क में क्या करना होगा, बच्चों को एक साथ सोचना होगा, एक साथ सभी काम करने होंगे, तो उनका कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी। What type of questions promote thinking skills in children? अब इसमें देखते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन क्या होते हैं कि एक फैक्ट है और वो ऐसा का ऐसा ही रखे जाना, वो सच बदला नहीं जा सकता, इसलिए ऑप्शन ए तो सही नहीं है।
क्योंकि इसमें थिंकिंग तो कुछ करनी नहीं है, उसमें तो रोट लर्निंग हो गई कि हमें ये चीज़ याद रखनी है, ये ऐसे के ऐसे ही। क्वेश्चंस बेस्ड प्योरली ऑन दी रीडिंग टेक्स्ट नहीं, जैसे कि हमने अभी ये पैराग्राफ पढ़ा और उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे दिए, तो ये कोई थिंकिंग स्किल को ये कह सकता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग स्किल हमारी इसमें बढ़ सकती है, लेकिन थिंकिंग स्किल नहीं। पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन, हाँ ये सही है, क्योंकि अगर हमने कुछ सोच करके किसी बात का जवाब देना है तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी नहीं होगा। स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज दैम, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क इज़ अ प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट। अब ये जो चीज़ें दी हुई हैं, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं, एडिट करना, रिवाइज करना, इन सब से ढूंढना है कि इसका सही आंसर क्या है। लिसनिंग स्किल में तो हमें दूसरे को सुनना है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें इसमें कुछ एडिट नहीं करना है, कुछ रिवाइज नहीं करना है। स्पीकिंग स्किल्स में हमने जो बोल दिया हम उसको एडिट नहीं कर सकते। रीडिंग स्किल नहीं, रीडिंग में तो ये होगा कि जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ तो उसको मैं एडिट नहीं कर सकती, जो लिखा है वही सही है, उसी को पढ़ना है। राइटिंग स्किल बिल्कुल सही है क्योंकि हम इसमें एडिट करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। टीचर्स हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश बाय। टीचर्स किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं लर्नर्स की इंग्लिश की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इनेबलिंग दैम टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन देयर प्रायर नॉलेज एंड द न्यू नॉलेज। जो स्टूडेंट्स की पहली नॉलेज है और जो उनकी न्यू नॉलेज है, उन दोनों को कोलैबोरेट करके उनका जो रिलेशनशिप है वो ढूंढ करके तब कंस्ट्रक्ट होती है कोई न्यू नॉलेज। रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू। अब इसमें देखेंगे टीचिंग लर्नर्स टू रन अ फिंगर और पेंसिल अंडर द लाइन बीइंग रीड नहीं। आस्किंग द चिल्ड्रन टू रीड द टेक्स्ट अलाउड नहीं, इससे भी नहीं होगा। कॉम्प्रीहेंशन ढूंढना है ना, क्योंकि हमें इस वर्ड पर ध्यान देना है, कॉम्प्रीहेंशन। हेल्पिंग लर्नर्स स्पीक वर्ड्स सॉफ्टली वाइल रीडिंग नहीं। लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली। जब आपने रीडिंग का चैप्टर पढ़ा होगा तब आपने पढ़ा होगा कि जब कोई भी धीरे से पढ़ता है या फिर बोलते हैं ना मन मन में पढ़ता है, तो उससे क्या होता है, पूरा अच्छे से कॉम्प्रीहेंशन होता है, अच्छे से समझ आता है, इसलिए ऑप्शन डी ही सही होगा। आवर लास्ट क्वेश्चन। A textbook describes a domestic scene which shows the father cooking in the kitchen, the mother coming home from work and their son sewing. What is the concept conveyed? अब इन लाइन्स में क्या कंसेप्ट दिया हुआ है? डिवीज़न ऑफ लेबर एमंग सेक्सेस नहीं। अगर ये सेक्सेस के अकॉर्डिंग होता तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने हिसाब से लगाते, अपनी सोसाइटी के हिसाब से लगाते, तो जो मदर है वो किचन में कुक कर रही होती और जो फादर है वो बाहर से आ रहे होते, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। वर्क इज़ वर्शिप वो तो है ही, बट इस लाइंस के अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट हमें नहीं बताया जा रहा है। रिमूविंग जेंडर बायस ये बिल्कुल सही है। डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं, इसमें जेंडर बायस को हटाया गया है। जैसे कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें है कि जो मेल्स हैं वो बाहर काम करेंगे और जो फीमेल्स हैं वो घर के अंदर काम करेंगी। इस जो कंसेप्ट है, ये जो जेंडर बायस है, इसको रिमूव किया गया है इन कुछ लाइंस में, और यही कंसेप्ट इसमें कन्वे किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। थैंक यू सो मच गाइस। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।